दिव्या और चंदा दोनों ही बहनें एक ही घर में शादी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दिव्या के पति राकेश की अच्छी नौकरी लग जाती है, लेकिन चंदा का पति दिलीप उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती। वो हर रोज इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन हर दिन निराश होकर घर लौट आता। आज भी दिलीप निराश होकर ही लौट कर आता है। चंदा, एक गिलास पानी लाना, बहुत जोर से प्यास लगी है। अरे दिलीप, तू आ गया? क्या हुआ काम का? आज भी काम नहीं मिला क्या? जी आप ठीक तो हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं माँ, मुझे आज भी काम नहीं मिला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। इसमें तू अपनी किस्मत को क्यों दोष दे रहा है? सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ और आप इतने क्यों सोचते हैं? हाँ बहू, एकदम ठीक कह रही है तू। इतना सोच क्यों रहा है? जब शाम को राकेश आएगा ना, तो मैं उससे बात करती हूँ। राकेश बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। तू तो जानता ही है ना, तेरे भाई को काम नहीं मिल रहा, तो तू उसे अपने ऑफिस में काम लगवा देगा? ये क्यों लगवाएंगे दिलीप का काम अपने ऑफिस में? कोई जरूरत नहीं है किसी को अपने ऑफिस में ले जाने की। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? भला एक भाई अपने भाई को काम क्यों नहीं दिलवाएगा? नहीं नहीं माँ जी, उनकी खुद की जॉब इतनी मुश्किल से लगी है। अरे, तू दिलीप के बारे में नहीं सोची तो कोई बात नहीं, पर अपनी बहन के बारे में तो सोच। नहीं नहीं माँ जी, मैं उनकी भी क्यों ही सोचूं? उनकी किस्मत में अगर रोना लिखा है तो वो रोए ना, मुझे उनकी चिंता क्यों होगी? अरे कैसी बहन है रे तू? और तू अपनी पत्नी की बातें सुन रहा है? मुझे तो पहले से पता था कि तू जोड़ू का गुलाम हो चुका है। जानकी अपनी छोटी बहू और बेटे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। जहाँ दिव्या अपने लिए बाहर से खाना मंगवा मंगवा कर खा रही होती है, तो वहीं चंदा को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अब एक रोज जानकी अपनी पड़ोसन विमला के साथ बाजार जाती है। अरे विमला, मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा परेशान है, उसे कहीं भी ढंग से काम नहीं मिल रहा है। तो तू उसे अपने बड़े बेटे के ऑफिस में लगवा देती। अरे लगवाएगा तो तब ना, जब उसकी बीवी कुछ करने दे उसे। मेरी जो बड़ी बहू है ना, वो अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहती है। लेकिन तेरी बहुएं तो सगी बहनें है ना, फिर भी दोनों में इतनी दुश्मनी है क्यों? भगवान जाने मेरी बड़ी बहू ऐसी क्यों है। मैं तो उसकी हरकतों से एकदम परेशान हो चुकी हूँ, और अगर ऐसे ही रहा तो मेरे छोटे बेटे और बहू को बहुत दिक्कत होगी। तेरी बड़ी बहू तो मुझे लगती भी बहुत चालाक है। देखा नहीं, तेरे बड़े बेटे के जॉब लगते ही कैसे कलेश करके अलग हो गई। वही तो विमला, अब मुझे अपने छोटे बेटे और बहू की बहुत चिंता हो रही है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब दोनों बाजार पहुंचते हैं और बाजार में सब्जियां लेने के बाद विमला का मन छोले भटूरे खाने का होता है। चल ना, अब बाजार आए हैं तो बिना छोले भटूरे खाए हम जा भी तो नहीं सकते ना। अपनी रज्जो के हाथों के छोले भटूरे खा के तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई है। अरे विमला, अभी मेरे हाथ में पैसे नहीं है, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? कैसी बातें कर रही है, मैं खिलाती हूँ। चल आजा, रज्जो कैसी है, 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे। कुछ भी ठीक नहीं है काकी, मेरे पति की ना तबीयत खराब है, जिस वजह से हम शहर जा रहे हैं उनका इलाज करवाने। जिसके बाद वहीं हम कुछ काम देख लेंगे। वापस आने की उम्मीद ना बहुत कम है। अरे मैंने तुझे कहा भी था कि इतना पिएगा खाएगा तो उसका लीवर किडनी तो खराब होना ही था। काकी ये तो अच्छी बात है, लेकिन समय रहते मुझे पता चल गया। लेकिन मुझे अपनी दुकान तो बेचनी होगी ना। तेरा ये दुकान चलता तो अच्छा है, इसे तू बेच देगी तो यहाँ जो भी आएगा उसे चलता चलाया दुकान मिल जाएगा। जानकी, तेरी नजर में कोई हो तो ये दुकान उसे दिलवा दे, किसी का भला हो जाए। ये दुकान मुझे बेच सकती है रज्जो? तू कितने में बेच रही है और सब कैसा है? एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह आकर तुझसे बात करती हूँ। अरे जानकी, तू क्या करेगी इस दुकान का? कहीं तू छोले भटूरे की दुकान चलाने की तो नहीं सोच रही? हाँ, ये दुकान मैं और मेरी बहू चलाएंगे। तू तो जानती है ना, अभी घर में कितनी तंगी चल रही है। ये मजबूरी क्या नहीं करवाती इंसान से काकी। वैसे अच्छा है काकी, आप यहाँ पर मिल गई और आप मेरी जान पहचान की भी हो, तो मुझे आपको काम देने की कोई दिक्कत भी नहीं है। जानकी अब अगले ही दिन अपने घर के गहने बेचकर रज्जो की छोले भटूरे की दुकान खरीद लेती है, और अगले ही दिन से चंदा और उसके साथ जानकी बाजार में छोले भटूरे की दुकान लगा लेते हैं। चंदा को शुरू से ही खाना बनाने का शौक था, और चंदा के हाथों का खाना होता भी टेस्टी था। माँ जी,
रजो भाभी की ये दुकान हमें पहले ही दिन अच्छी कमाई दे जाएगी, क्योंकि ये चली चलाई दुकान है। बहू, मैंने भी यही उम्मीद लगा रखी। चल जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माँ जी, जब आप थक जाए तो घर चली जाइएगा, मैं दुकान अच्छे से संभाल लूंगी। तू तो मेरे घर को कितने अच्छे से संभाल रही है, और वहीं दूसरी तरफ तेरी बहन मेरे बेटे के पैसों पे मौज कर रही है। छोड़िए माँ जी दीदी को, उनकी तो ऐसे ही आदत है। चंदा और उसके साथ जानकी दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि पहले ही दिन उनकी अच्छी ज्यादा कमाई हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ही खुश हुए। अब देर शाम चंदा जानकी अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते हैं और दोनों ही सास बहू छोले भटूरे के पैसे गिन रही होती हैं। बहू, आज तो 5,000 की कमाई हो गई है। ऐसा लग रहा है हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। वैसे भी छोले बचे हुए हैं, आज वही चल जाएगा रोटी के साथ। दोनों सास बहुएं बातें ही कर रही होती हैं कि तब ये सब कुछ दिव्या सुन लेती है और वहाँ आकर अपनी बहन और सास से कहती है, क्या बात है चंदा, तू छोले भटूरे की दुकान पे आ गई। देख, इसे ही कहते हैं किस्मत। वैसे सच कहूँ तो तेरी किस्मत सच में खराब है। ऐसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। देख बड़ी बहू, तू अपनी बहन से इतना क्यों चलती है? बल्कि तुझे तो समझना चाहिए ना कि तेरी बहन कितनी दिक्कत में है। अरे मुझे तो इस पे इसलिए हंसी आ रही है कि एक अमीर बहन और दूसरी छोले भटूरे बेचने वाली बहू, ये किस्मत नहीं तो और क्या ही है। लेकिन माँ जी, मैं भी तो इसी में खुश हूँ। आप भी जानते हैं ये बात, और मुझे अपने काम से प्यार है। मैं इसी में खुश हूँ और अपने परिवार को अच्छे से चला भी रही हूँ। लेकिन मुझे तो देख, मैं कितने ऐशो आराम से खा रही हूँ। मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि तुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू अपनी बहन को नीचा तो मत दिखाया कर। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे कोई नीचा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जो सही है मैं वही बता रही हूँ बस। सास बहू में बातें चल ही रही होती हैं कि तभी राकेश ऑफिस से आता है और आते ही अपनी माँ से कहता है कि उसकी कंपनी लॉस के कारण बंद हो रही है। क्या तेरा काम छूट रहा है? लेकिन अब तू करेगा क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपका काम छूट रहा है? कह दीजिए ना, ये मजाक है। दिव्या, जो कि कुछ देर पहले अपनी बहन को नीचा दिखा रही होती है, उसके पति का काम छूट गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। लेकिन चंदा और जानकी अपने बड़े बेटे और बहू को संभाल लेते हैं और बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राकेश की नौकरी चले जाने के बाद भी दिव्या जो अलग रह रही थी और वो चंदा जैसी हो चुकी थी, वो भी चंदा जैसी ही बन चुकी थी। लेकिन चंदा की छोले भटूरे की जो दुकान थी वो अच्छा खासा कमा रही थी और वो खुश भी थी। पायल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। साथ ही उसकी शादी भी मोहन नाम के एक गरीब आदमी से हो जाती है। शादी के बाद मोहन का काम कभी लगता तो कभी नहीं, जिसकी वजह से घर चलाना भी अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी सिलसिले में दोनों पति पत्नी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पता है, कल पांडे जी कह रहे थे बस इस महीने की आखिरी तारीख तक काम कर लो, इसके बाद काम पर मत आना, क्योंकि उन्होंने कोई और मजदूर रख लिया है। अरे जो कि बहुत फुर्तीला है और साथ ही पढ़ा लिखा भी है। ये 5वीं बार है जब तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपने आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे जी? ये तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी पूरा दिन काम करके और काम की तलाश करके थक गया हूँ, पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ पायल, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अगली सुबह मोहन फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है और अब पायल भी कहीं काम करने के इरादे से घर से काम तलाशने के लिए निकल जाती है, जहां उसे हर घर हर दुकान देखने पर भी कहीं काम नहीं मिलता। और वो आगे जाके देखती है तो एक मोमो वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ जाकर पायल को भी भूख लगती है। उसके पास बस 10 रुपए थे, जिनसे वो एक प्लेट मोमोज लेती है और खाती है। उसे उन मोमोज का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कहती है, बाप रे, ये मोमोज तो एकदम बकवास है। इनमें जरा भी स्वाद नहीं है। पता नहीं लोग कैसे ये मोमोज खा रहे हैं। इनमें नमक बहुत है और तो और चटनी भी अच्छी नहीं है। इससे अच्छे मोमोज तो मैं खुद बना दूंगी। इतना कहकर वो घर जाने लगती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ मोमोज वाले की शॉप पर बहुत भीड़ थी। ये देखकर वो एक बार फिर खुद से कहती है, वैसे ये भीड़ देखकर लग ही रहा है कि ये मोमो वाली दिन भर अच्छी खासी कमाई कर लेती होगी। क्यों ना मैं भी एक ऐसी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लूं। क्या पता मेरा भी काम चल जाए और घर में कुछ पैसे भी आ जाएंगे। एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। इतना कहकर अब वो घर चली जाती है और शाम को मोहन के आने पर वो
उससे मोमोज की दुकान खोलने की बात करती है तो मोहन बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मोमोज की दुकान लगाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे और एक रेडी भी। और तुम्हें तो पता भी है हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर हम कहाँ से ये काम शुरू करेंगे। बुरा न मानो तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या कहा, रास्ता? कैसा रास्ता? वो आपको याद है ना, मेरे मम्मी पापा ने शादी में मुझे कुछ गहने दिए थे, क्यों ना मैं उन्हें बेचकर दुकान खोल लूं? इसमें बहुत मदद मिलेगी और आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पायल, ये ठीक नहीं है। वो सब गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे, हम उन्हें नहीं बेच सकते। लेकिन मोहन जी, अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है पायल, तुम्हें अगर ठीक लगे तो ठीक है फिर। अगली सुबह जाकर अब पायल अपनी माँ के दिए हुए उन गहनों को बेच आती है और उनसे मोमोज बनाने का सामान ले आती है। मोहन अपने एक दोस्त से रेडी ले आता है जिसमें वो दुकान लगाने वाले थे। सब चीजें लाकर वो अब बाजार चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो अपनी मोमोज की रेडी लगा देते हैं। दोनों पति पत्नी मोमोज बनाना शुरू करते हैं। उनके सामने ही एक वैन में मोमोज कोई लगाता था, जिसके पास बहुत सारे लोग जाकर मोमोज खाते थे। लेकिन यहाँ मोहन की मोमोज की ठेली पर कोई नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो गई थी। गर्मी ने दोनों का हाल बेहाल कर दिया था, पर वहाँ पर एक भी ग्राहक आने को तैयार नहीं था। अजी, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं आने वाला। बहुत देर हो गई है हमें यहाँ गर्मी में खड़े खड़े, लेकिन यहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया है। सब सामने उस वैन वाले के पास मोमोज खाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। थोड़ा सब्र करो पायल, आ जाएंगे। ग्राहक को आने में समय लगता है। अरे जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को पकड़ कर ले आ सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखो ना, सुबह से शाम हो गई है। अगर ये सब सामान और मोमोज बच गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मोहन भी अब अपनी हिम्मत हारने लगता है और कुछ देर बाद अपनी ठेली घर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, भैया एक प्लेट मोमो देना, कितने के हैं? क्या मोमो चाहिए? अब बस 10 रुपए के हैं। अच्छा 10 रुपए के हैं, ये सही है। वहाँ जो वैन वाला है वो 25 रुपए प्लेट देता है, यहाँ बस 10 में मिल रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे दो। हाँ क्यों नहीं, अभी रुको, मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। मोहन उस लड़की के लिए मोमोज पैक कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ और भी लोग मोमोज लेने आते हैं। देखते ही देखते मोहन और पायल के सारे मोमोज बिक जाते हैं। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। दोनों सारे मोमोज बेचकर घर चले जाते हैं और घर में बैठकर अपने पैसे गिन रहे होते हैं। 4000, 5000 और ये पूरे 6000। देखिए जी, आज हमने पूरे 6000 कमाए हैं। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, ये सब भगवान की दया है और हमारी मेहनत का नतीजा, वरना हम कभी इतने पैसे नहीं कमा पाते। सही कहा आपने। अब हमें कल के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ तुमने सही कहा पायल, हम कल के लिए तैयारी करके रख लेते हैं ताकि सुबह जाकर मोमोज की दुकान लगा सकें। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अगले दिन के लिए तैयारी शुरू करते हैं। सुबह होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने मोमोज की ठेली लेकर चल देते हैं, जहां जाने के बाद लोगों की भीड़ लग जाती है मोमोज खाने के लिए। अब हर दिन तपती गर्मी में मोमोज बनाने में दोनों को दिक्कत होती थी। सुनिए जी, काम तो चल पड़ा है, लेकिन इस तपती गर्मी में मोमोज बनाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर कोई पंखा रखते हैं तो गैस नहीं जला सकते। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, वरना आगे जाकर और बुरी हालत हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, इस गर्मी से बचने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, वरना हम काम नहीं कर पाएंगे। अगले दिन जब मोहन बाजार जाता है तो वो देखता है कि एक मोमोज वाली वैन में कोई मोमोज बेच रहा था, जिसे देखकर मोहन के मन में कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब उसे चाहिए थे। सुनिए भाई जी, आप इतनी गर्मी में इस डब्बे के अंदर जैसी गाड़ी में मोमोज बनाते हैं, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? नहीं भैया, इसमें एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। क्या कहा, इस कार में एसी है? यानी आपने इस कार को एसी रसोई बना रखा है? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कार है कितने की? ये कार ज्यादा महंगी नहीं है, बस 10-15 लाख के अंदर आ जाएगी। क्या कहा, 10 से 15 लाख? अरे इसे लेने में तो मेरी 7 पुश्तें निकल जाएगी। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है ये कार लेनी, कुछ और ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अब मोहन वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे लकड़ी से बनी दुकानें दिखती हैं। वैसे जरूरी तो नहीं है कि 4 पहिया वाली गाड़ी में ही एसी लग सकता है। देखा जाए तो ये दुकान भी किसी एसी वाली गाड़ी से कम नहीं।
बस इसमें एक एसी लगवाने की जरूरत है। हाँ ये सही है, मैं ऐसी ही दुकान बनवा लेता हूँ और उसमें एक एसी लगवा दूंगा। अरे जिससे हमारी गरीबी की दुकान में एसी रसोई बन जाएगी। इतना कहकर अब मोहन उस दुकान में चला जाता है और दुकान के मालिक से वो छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीद लेता है और उसमें पहिए लगवा देता है, जिसके बाद वो उसे घर ले आता है। कुछ दिनों बाद वो उस दुकान में एक एसी भी लगवा देता है। एसी भले ही उसने पुरानी खरीदी थी, लेकिन उसकी हवा नई एसी से कम नहीं थी, जिसकी मदद से अब मोहन अपनी बीवी के साथ उस मोमोज की दुकान को अपनी एसी रसोई के सहारे चला रहा था और दोनों धीरे धीरे अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं और अपनी एक मोमोज की बड़ी दुकान ले लेते हैं। रिया और पूजा दो बहनें थी। फर्क बस इतना था कि रिया शहर में रहा करती और पूजा गांव में रहती। गांव और शहर में रहने के चलते दोनों के बोल चाल रहन सहन में काफी ज्यादा अंतर था। रिया एक बहुत ही घमंडी लड़की थी, लेकिन पूजा बहुत ही सिंपल लड़की थी। एक दिन रिया तैयार होकर बाहर जा रही थी, तभी उसके पिता राजेश, जो कि हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसे रोकते हुए कहते हैं, रिया बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है मेरी बात सुनने के लिए? जी पापा, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, देर हो रही है। बेटा, कल से तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कहीं गांव पर घूम आए। थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा और गांव की शुद्ध हवा भी मिल जाएगी। क्या पापा, गांव भी कोई घूमने वाली जगह है? घूमना है तो कोई हिल स्टेशन चल लीजिए ना, किसी और सिटी चल लीजिए। गांव में क्या रखा है? बेटा, गांव में भी मेरा अपना घर है, वहाँ भी हमें कभी कभी जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ बोर ना हो सकूं। सभी साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। अब मैं चलती हूँ। रिया की बात सुनकर राजेश खुश हो जाता है और उसे उसके दोस्तों को साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। कुछ दिन बाद राजेश रिया और उसके दोस्तों को लेकर अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी चाची ममता और बहन पूजा और उसके सभी दोस्तों का बहुत अच्छे से वो स्वागत करते हैं। जिसके बाद रिया अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है और पूजा भी वहां आती है, जिससे वो कहती है, जल्दी से मेरे रूम का एसी चला दो और हमारे लिए चिल्ड ठंडा पानी भिजवा दो फ्रिज से, हमें बहुत प्यास लगी है। रिया दीदी, ये गांव है, यहाँ आपको लाइट तो ठीक से मिलेगी नहीं। आप एसी की बात करत हैं, और रही बात ठंडा चिल्ड पानी की ना, तो यहाँ सिर्फ आपको घड़े का ठंडा पानी मिलेगा, कोनो फ्रिज का नहीं। क्या? तो हम यहाँ रहेंगे कैसे? बिना एसी के मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। आप चिंता काहे करती हैं दीदी, हम आपको शाम को ऐसी जगह लेकर जाएंगे कि आपका एसी भी फेल हो जाएगा। आप भी कहेंगी किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। सच में यहाँ ऐसी जगह है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ ऐसी कोई जगह भी हो जो जन्नत जैसी हो। पक्का तुम मजाक कर रही होगी। ठीक है, तो हम ना आप सभी को वहाँ लेकर चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गांव में भी अच्छी जगह होत है, आपके शहर से भी अच्छी। अब आप लोग आराम करिए, हम बाद में आते हैं। हाँ? पूजा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम को पूजा रिया और उसके दोस्तों को बाहर ले जाने के लिए उनके कमरे में आती है, जहाँ उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहने देखकर पूजा कहती है, हाय दैया दीदी, कपड़ा तो पूरा पहन लो, बाहर घूमने जाने की खुशी में लगता है नीचे का पहनना भूल गई हैं आप। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? रिया यार, तुम्हारे गांव की बहन कितनी गवार है। ये शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता क्या इसे, जो ये ऐसे बोल रही है? ओ गवार, हमने ये पूरे कपड़े पहने हैं, ये इतने ही होते हैं। तुम ही गवार किसको बोली? हाँ, पूरे कपड़े ना पहनने को फैशन बोलते हैं का? ओ शहर की बंदरिया, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, जो कुछ भी पहन कर निकल लो। हमारे साथ चलना है तो पूरे कपड़े पहनो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गवार होकर मुझे बंदरिया बता रही है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रिया की दोस्त इतना कहकर गुस्से में पूजा की तरफ आगे बढ़ती है। तभी रिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बहुत समझाती है, जिसके बाद सभी शॉर्ट ड्रेस की जगह जीन्स टॉप डालकर पूजा के साथ में निकल जाते हैं। पूजा उन्हें एक पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ की ठंडी हवाओं में एक अलग ही सुकून था।
वहाँ से ढलते सूरज को देखकर रिया कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतनी सुकून वाली जगह भी हो सकती है। सच में ये जगह तो हमारे शहर की जगहों से भी ज्यादा सुंदर है और यहाँ की हवा तो एसी को भी फेल कर रही है। हाँ ठीक ही ठाक है, कोई इतना खास भी नहीं है। शहर की बात ही अलग है, जो बात वहाँ के नज़ारों में है वो यहाँ गांव के नज़ारों में कहाँ होगी। अब तुम दोनों फिर से लड़ने मत लगना यार। हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि शहर और गांव के लोगों और नज़ारों में अंतर करने। चलो शाम हो गई है, घर चलते हैं, पापा परेशान हो रहे होंगे। कुछ देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद रिया अपने दोस्तों और पिता के साथ शहर वापस आ जाती है और अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। फिर एक दिन अचानक वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी गांव की बहन और उसकी चाची पहले से ही घर में बैठे थे और उसके पिता से बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो दंग रह जाती है। और राजेश कहता है, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितना समय लग जाए, इसलिए मैंने गई से तेरी बहन और चाची को बुला लिया है। तू अकेले फील नहीं करेगी। खुद तो जा रहे हैं पापा और मेरा जीना हराम कर रहे हैं इन गवारों के बीच में मुझे छोड़कर। अब बुला ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे अपनी गांव की बहन की तरह किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है रिया को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है बेटी तो हम वापस चले जाते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर आपका भी है, ऐसा मत सोचिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राजेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी ममता पर आ जाती है। एक दिन पूजा रिया के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर कॉस्मेटिक के महंगे महंगे सामान पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे लगाना शुरू कर देती है। तभी रिया बाथरूम से बाहर आती है और पूजा को अपना सामान छूते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारती है। मेरी फ्रेंड सही कहती हैं, तुम गांव की गवार हो। एक तो बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई, मेरा सामान खराब कर दिया। आज के बाद बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में मत आना, निकलो अभी यहाँ से। रिया दीदी, माना कि आप शहर की हो और आपको सब पता है, हम गांव के हैं इसलिए हम नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी इंसल्ट करें। तुम निकलो यहाँ से अभी के अभी। रिया इतना कहकर पूजा को धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर कर देती है। गांव की होने की वजह से रिया हमेशा अपनी बहन की बेइज्जती करती, जो चीज ममता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन देर रात पार्टी में जाने के लिए रिया तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी ममता उसे रोकते हुए कहती है, रिया बेटी, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? लड़कियों का इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। चाची जी, ये आपका गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन रात सब बराबर है। और मैं अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम अपनी बहन पूजा को भी ले जाओ, आते टाइम साथ ही आ जाओगे, अकेले नहीं आना पड़ेगा। यार मेरी गांव की बहन तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जब से आई है अपनी गंवार वाली हरकतों से दुखी करके रख दिया है। अब इस गंवार को अपने साथ भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाना है तो ले ही जाना पड़ेगा। ठीक है चाची जी। ममता के कहने पर रिया ना चाहते हुए भी पूजा को अपने साथ लेकर पार्टी में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन हो जाती है और हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं पूजा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। रिया को नशे में देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर पूजा उन लड़कों को थप्पड़ मारकर रिया को घर ले आती है। अगले दिन जब उसे पता चलता है कि पूजा ने उसके दोस्तों को थप्पड़ मारा है, तो वो बिना पूरी बात जाने पूजा की बहुत इंसल्ट करती है और उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे पार्टी की रात के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा से माफी मांगती है। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सच जाने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तूने सच में एक बहन होने का फर्ज निभाया है, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।